दोस्तों, अगर आप एक अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की जो मेरी वीडियो है इसी के ऊपर है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपके प्लॉट की मपाई से लेकर आपके घर की छत तक आपको किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, कहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है, कहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको घर बनाते टाइम सावधानी रखनी है। तो सारी चीज़ें A to Z आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, बट यकीन मानिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को टिल लास्ट तक देखिए। तो और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले दोस्तों स्टेप आता है आपका प्लॉट। ठीक है, तो जो आपका प्लॉट है उसका मेजरमेंट, आपने जो भी प्लॉट जिससे भी आपने बाई किया है, ख़रीदा है, तो आपको एक बार क्या है उसकी मेजरमेंट ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, क्रॉस चेक जरूर करना है। मान लीजिए आपका 30 बाई 30 का प्लॉट है, 40 बाई 22.5 का है, 100 गज का है, 150 गज का है, तो आपको एक बार फीता जरूर मार के चेक कर लेना है कि जो जगह के लिए आपको बोला गया है वो जगह उतनी है भी या उसमें थोड़ा बहुत कम बत्ती है, जो भी है हो सकता है, तो आपको वो चीज़ जरूर क्रॉस चेक करनी है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले प्लॉट की मेजरमेंट करके देखनी है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर आपका प्लॉट अगर आप फिट में है, अगर मान लीजिए आपने 20 फीट है या लंबाई है और 40 फीट आपकी चौड़ाई है, ठीक है, तो आपने क्या है सिंपली उसको लेंथ इंटू विड्थ कर देना है, तो आपका एरिया आ जाएगा। अगर आपने फीट में लिया दोनों चीज़ें तो आपका है वो स्क्वायर फीट में आ जाएगा। अगर आपको उसी चीज़ को अगर गज में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली उसको स्क्वायर फीट को क्या है जो भी आपकी आया है तो उसको आपने 9 से डिवाइड कर देना है, तो आपका स्क्वायर यार्ड में आ जाएगा, मतलब गज में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टेप आता है कि 2। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि एक अच्छे, मान लीजिए आपने मेजरमेंट कर लिया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद किसी अच्छे इंजीनियर या किसी आर्किटेक्ट के पास आपको जाना है। आपको जो आपकी डायमेंशंस है, आपका जो प्लॉट जितने भी स्क्वायर फीट का है, जितने भी गज का है, तो आपको उसको उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो आपको उसके पास लेके जानी है। तो उससे आपको अपने घर का नक्शा बनवाना है। ठीक है, और यहाँ भी दोस्तों मैं बताता हूँ कि शहर में तो आज मतलब कि शहर में तो क्या है कि फिर भी नक्शे वगैरह से मतलब प्लान से आप लोग घर बनवाते हो, बट इवन आज के टाइम में भी ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में आजकल भी क्या आज भी क्या है कि मतलब कि लोग कोई प्लान ना कोई नक्शा कुछ नहीं बनवाते हैं, सिंपली एक मिस्त्री को हायर करते हैं, मिस्त्री को पकड़ के लेकर आते हैं कि भाई ये मेरा 100 गज का प्लॉट है या 150 गज का है, 200 गज का है, इस पे आपको क्या घर बनाना है। उनके पास कोई पहले प्लान नहीं होता है कि 2 कमरे बनाने हैं, 4 कमरे बनाने हैं, 5 कमरे बनाने हैं, बच्चों के लिए क्या बनाना है, या किचन कहाँ पे है, कोई सेटअप कुछ नहीं है। सिंपली आप सारा दारोमदार जो है मिस्त्री को दे देते हैं वो लोग। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, आप अपनी मेहनत का पैसा, ठीक है, लगा रहे हो। एक घर जो होती है वो लॉन्ग मतलब कि लंबा ये होता है कि भाई आपको ऐसा तो है नहीं कि भी आज आपने घर बनाया उसमें कोई दिक्कत आई तो आपने कल फिर तोड़वा के दोबारा बनवा लिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं तो जिसको आपको पहले ही प्री प्लान करके चलना है। तो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें आपको पहले ही रिक्वायरमेंट आपको निकाल लेनी है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्लान एटलीस्ट एक प्लान जरूर बनवाना है। अगर आप सेक्शन एलिवेशन वगैरह कुछ ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाते हो तो आपको एक प्लान जरूर बनवाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि किसी न किसी इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से आपको घर का नक्शा ज़रूर बनवाना है। ठीक है, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट, और उसके लिए भी आपको क्या करना है, जब भी किसी भी आप इंजीनियर से आर्किटेक्ट के पास नक्शा बनाने के लिए जाते हो तो आपको आपकी प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई लिख के लेके जानी है। और सेकंड चीज़, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आपको स्टडी रूम चाहिए, आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइन चाहिए या बिल्कुल सेपरेट चाहिए, कितने रूम चाहिए, कहाँ पे हॉल चाहिए, कहाँ पे लॉबी चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको A to Z आपको ठंडे दिमाग से, बिल्कुल उतावला नहीं होना है। ये नहीं है कि जाके आप ऑफिस में चले आपने कोई पूरी मतलब कि आर्किटेक्ट के पास ले गए, भाई मेरा इतने बाई इतने का नक्शा है, मतलब कि प्लॉट है, आप इसका नक्शा बना दो। आपने के पास कोई आपकी ये नीड कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उसके पास बहुत सारे नक्शे होते हैं उसके लैपटॉप में, तो वो अगर उसके पास आपने जो डायमेंशन दी है अगर वही सेम मतलब आपको उसको मिल गई तो सेम, क्योंकि आपने उसको कोई रिक्वायरमेंट तो बताई नहीं है, वो सिंपली क्या करेगा उसी को थोड़ा बहुत एडिट करके वो आपको चिपका देगा। बट नहीं, आप उसको पैसे दे रहे हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, आपका अपना फ्यूचर का क्या प्लान है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको
ध्यान रखते हुए एक नक्शा ज़रूर बनवाना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। और दोस्तों अगर आप थोड़ा पैसा और लगा सकते हो तो प्लान के साथ साथ आप उससे एलिवेशन भी बनवा सकते हो कि आपका घर बनने के बाद लेकिन 3D में, या फिर बाहर का जो एलिवेशन होता है फ्रंट एलिवेशन, तो वो बनवा सकते हो कि आपका मकान बनने के बाद बाहर से कैसा दिखेगा, ठीक है। और 3D में बनाओगे तो आपका पर्टिकुलर पूरा भी बता देगा कि भी आपका क्या रूम का साइज, मतलब कि क्या रूम वगैरह में किस टाइप से इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखा देगा। तो आप अगर थोड़ा पैसा और खर्च कर सकते हैं तो किसी भी आर्किटेक्ट से फ्रंट एलिवेशन वगैरह भी बनवा सकते हैं। और थोड़ी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई इंजीनियर या किसी आर्किटेक्ट जिसके पास भी आप जाते हो, अगर आप उससे मेटल की क्वांटिटी अगर निकलवा पाओ कि आपका जो घर बनवा रहे हो, क्योंकि उसने ड्राइंग बना दी है तो उसके पास सारी चीज़ें होती हैं कि आपका 4 रूम है, ठीक है, ये किचन है, बाथरूम है, कि ये है वो है, सारी चीज़ें उसके पास होती है। तो उसमें अगर वो आपके मेटल की क्वांटिटी की कितनी उसमें ईंटें लगेंगी, कितना सरिया लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी रोड़ी लगेगी, अगर वो आपको निकाल के दे दे, ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आपके दिमाग में सिर्फ ये रहेगा कि भाई उसने टोटल क्वांटिटी लिख के दे दी, भाई आपकी 20,000 ईंटें लगनी है, ठीक है। तो अगर आपकी 20,000 ईंटें लगनी है तो आपको ये रहेगा कि अगर आप एक बार में ही वो चीज़ अगर आप मंगवा लोगे, ठीक है, तो आपका सिर दर्द घट जाएगा, क्योंकि 20,000 लगनी है तो लगनी है, क्योंकि आपने अपना उसका घर का नक्शा बनवा लिया है तो उतना लगना है, तो उतना लगना ही है फिर वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो हाँ, हो सकता है कि वो चीज़ करने के वो 2, 4, 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले ले, बट आप यकीन मानिए आपका बहुत हेडेक कम हो जाएगा सामान लाने में, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ देखिए दोस्तों कि आजकल क्या है, जॉब करने वाले ज़्यादा हैं, तो अगर आपने सामान के रिगार्डिंग आपने जॉब से छुट्टी लिया या कुछ भी लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने 10 दिन 5 दिन छुट्टी भी लिया, तो मान 10 दिन ही लिया क्योंकि मकान महीनों में बनते हैं, तो अगर 10 दिन भी छुट्टी लिया और आपकी सैलरी 30,000 रुपये है पर डे के 1,000 रुपये, तो 10 दिन के आपके 10,000 हो गए। बट अगर आप उसको जो आर्किटेक्ट या इंजीनियर है, अगर आप उसको ही अगर 5 या 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे तो आपका सारा हेडेक कम हो जाएगा। उसमें आपकी पूरी डिटेल में आपकी ड्राइंग आ जाएगी, उसमें कॉलम का साइज, बीम का साइज, आपका सरिया वरिया मेटल वेटल सब कुछ अगर आ जाएगा, अगर आपको ऐसा कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट मिल जाता है तो ये चीज़ आप अगर आपके पास स्पेस है तो एक बार में ही आप अपना ब्रिक हो गई, आपकी ईंटें होगी, सीमेंट रोड़ी सरिया वरिया सब एक बार मंगा लीजिए, अगर वो क्वान्टिटी निकाल के दे देता कि इतना लगना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप आता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसके बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, अगर आपको विद मेटल करवाना है, विदाउट मेटल करना है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विदाउट मेटल ही करवाएं, आप उसको मेटल ला के दें, ठीक है, और लेबर रेट पे आप उससे करवाएं तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। और किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले आप उससे एग्रीमेंट जरूर करा लें कि भाई आपका पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है। और उसका काम एक बार ज़रूर चेक करें, इसकी जो रिसेंटली उसने साइट कंप्लीट की है तो एक बार जाकर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि उससे क्या होगा दोस्तों, उसके बारे में काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों की नॉलेज मतलब कि इन द सेंस कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो पेमेंट के रिगार्डिंग और भी उसका काम की फिनिशिंग तो बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा। तो वो चीज़ ज़रूर चेक करनी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, और एग्रीमेंट जरूर कराना है, पेमेंट का स्ट्रक्चर सब कुछ उससे एग्रीमेंट में लिखवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेप आता है फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन अपना क्या है कि आपका जो प्लॉट एरिया है उसमें आपने क्या है, ग्राउंड लेवल पे से नीचे जो भी जहाँ पे आपके ये कॉलम्स आने हैं तो वहाँ पे फाउंडेशन जो फुटिंग का आपने एक्सप्रेशन करा लेना है, ठीक है। एक्सप्रेशन करा के उसके बाद आपने ये है फाउंडेशन डाल देना है। उसके बाद फिर आपका आता है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का मैं आपको बता दूं कि प्लिंथ बीम में आपको अगर आप डीपीसी नहीं यूज़ करें तो प्लिंथ बीम में ही आपको क्या करना है कि जो डीपीसी में हम लोग यूज़ करते हैं कि पॉलीथीन यूज़ करें या फिर बिटुमेन यूज़ करें या फिर वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज़ करें, तो उसकी 1 या 2 लेयर की कोटिंग आप ज़रूर करें, उसके ऊपर ही डाल दीजिए, तो फिर आपको डीपीसी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़, क्योंकि जो बाद में सीलन वगैरह की दिक्कत आती है दीवारों में, तो वो चीज़ आप प्लिंथ बीम के ऊपर ही आप कर सकते हो, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लिंथ बीम करते टाइम आपको क्या है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और जहाँ भी आपका कंक्रीट का काम हो, ठीक है, वहाँ पे उसकी क्यूरिंग की आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि क्यूरिंग ही, तराई ही कंक्रीट को स्ट्रेंथ देती है, यकीन मानिए, ठीक है। उसके बाद कॉलम, कॉलम आपके स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद आपका ब्रिक वर्क हो जाएगा,
ठीक है, आपका जो भी है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी बाउंड्री वॉल होगी, जो साइड की वॉल होगी प्लॉट की चारों तरफ, वो आपको 9 इंची रखना है, और जो बीच में आपका जो रूम्स वगैरह हैं उसमें आपको पार्टीशन के तौर पे आपको 4.5 इंची दीवार आपको लेके चलनी है। ठीक है, ये चीज़ जो ध्यान रखना है, ब्रिक वर्क आपको हो जाएगा। उसके बाद आपका जब डोर हाइट तक आपका ये चला जाएगा, ब्रिक वर्क चला जाएगा, आपका लिंटल बीम आएगा। लिंटल बीम आपका डोर्स और विंडो के ऊपर आप डालते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, ये चीज़ें अगर आप किसी आर्किटेक्ट से आप थोड़ा वो अच्छे आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करोगे और थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी देना पड़ गया आपको, तो उसमें क्या है, आपका सरिया वरिया की पूरी डिटेलें, आपको कॉलम में कितना सरिया है, आपके स्लैब में कितने mm का सरिया देना है, बीम में कितना है, लिंटल बीम में क्या है, उसकी स्पेसिंग क्या रखनी है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और स्लैब, उसके बाद स्लैब में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, स्लैब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी घर का। देखो यहाँ पे अक्सर गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे होता है क्या है कि देखो, जो हमारे घर में छत जो चूती है, टपकती है, तो उसका एक मेन रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, चाहे तो वो जो कंक्रीट होता है उसके रेशो में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है, कंक्रीट का जो रेशो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, या फिर क्या होता है कि जो सरिया है वो प्रॉपर नहीं डालता है। तो आपको वो चीज़ आपको मतलब कि ध्यान रखना है कि आपका जो स्पेसिंग है, जो आर्किटेक्ट ने आपको ड्राइंग में दिया है, वो स्पेसिंग प्रॉपर हो, और कंक्रीट का जो रेशियो उसने बताया है M25 या जो भी है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, वो M25 का जो रेशियो होता है वो भी आपको नेट पे आप थोड़ा सर्च करोगे ना, आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद दोस्तों स्लैब में आपको मैंने बताया था अभी कि स्लैब और ये जो जितना भी कंक्रीट से आप कास्टिंग करोगे, तो उसको आपको क्या है, क्यूरिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक क्यूरिंग आप प्रॉपर नहीं करोगे, आप जल्दी जल्दी करोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो कंक्रीट होती है उसमें स्ट्रेंथ तभी आती है जब आप उसको प्रॉपर क्यूरिंग करते हो, तराई करते हो। ठीक है, तो कंक्रीट का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप प्लास्टर हो, चाहे आपका कंक्रीट काम हो, या फिर कुछ भी हो, ब्रिकवर्क हो, उसमें आपको कंक्रीट जो क्यूरिंग है वो प्रॉपर देनी है। नहीं तो आप देखते हो कि मकान बना हुए 2 महीने नहीं होते हैं और मकान में क्या है, मतलब क्रैक्स आनी शुरू हो जाती है, और बहुत सारी हम दिक्कतों का सामना करते हैं। तो वो चीज़ें जो आती हैं, जो दिक्कतें जो आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं, हम क्यूरिंग ना के बराबर करते हैं। ठीक है, हम मेटल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना ले आए, जब हम क्यूरिंग उसकी स्ट्रेंथ उसको देंगे नहीं, पानी से उसकी स्ट्रेंथ आती है, तो वो चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं जाके फिर वो हीट करती है, सीमेंट हीट करती है, तो फिर वहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या है, क्यूरिंग प्रॉपर 7 डेज तो मिनिमम आपको करनी ही करनी है। ठीक है, फिर आपकी क्या है, पैराफिट वाल आ जाएगी। पैराफिट वाल आप 1 से 1.5 मीटर क्या है छत पे ऊपर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल वर्क आ गया। इलेक्ट्रिक मतलब आपकी दीवारें कंप्लीट हो गई, ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग फिटिंग आ जाती है। उसमें होगा क्या कि आपको किस किस रूम में आपकी इलेक्ट्रिकल की आपकी प्लानिंग पहले ही कर लीजिए। जब आपकी स्लैब है, स्लैब में आपको किस रूम में कितने फैन चाहिए, तो जो डब्बियाँ होती हैं वो स्लैब की कास्टिंग टाइम ही छत में दी जाती हैं, तो वो सारा आप एक बार पहले प्लान कर लीजिए कि आपको किस हिसाब से आपको क्या है आगे प्लान करना है, तो सारा एक बार देख लीजिए। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में मतलब कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह सामान वगैरह का आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। और दोस्तों सामान परचेज करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए कि थोड़ा परचेज, क्योंकि मकान एक बार में बनता है, तो थोड़ा आप अच्छी क्वालिटी का ही सामान लीजिए, चाहे उसमें पाइप हो, प्लम्बिंग पाइप्स हो, CPVC वगैरह जो भी है, तो इलेक्ट्रिक पाइप हो, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। और आपका एक्चुअली क्या है कि सारी जो फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की फिटिंग होती है, वो सारा कंसील फिटिंग होती है, तो पहले ही एक बार ध्यान से एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए कि कोई पाइप वगैरह मतलब कि ना छूट जाए, क्योंकि अगर आपने प्लास्टर या टाइल लगा दिया अगर आप रूम में, तो फिर उसके बाद फिर अगर वो चीज़ डालना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो पहले ही एक बार सारा क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो आर्किटेक्ट ने आपकी ड्राइंग में दिया है, जितने भी पॉइंट्स दिए हैं इलेक्ट्रिकल के या टॉयलेट में जो भी मतलब कि जहाँ भी पॉइंट्स दिए हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, तभी उसके बाद प्लास्टर आपको टाइल लगवानी, तो उसके बाद टाइल लगानी है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें होने के बाद इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग फिटिंग होने के बाद जो काम आता है दोस्तों, होता है प्लास्टर का। प्लास्टर में वही चीज़ है कि जब आपका इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग की फिटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपको प्लास्टर करना है। प्लास्टर का भी वही रेशो है, जो आपका अंदर का है तो 1:6 हो गया, बाहर का है तो 1:4 हो गया, स्लैब का भी मतलब कि छत का है तो 1:4 हो गया। तो वही चीज़ देखनी है। और आपको मतलब कि मेनली आपको क्यूरिंग का बहुत ध्यान रखना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो प्लास्टर में क्रैक्स आते हैं, ठीक है, और जो प्लास्टर झड़ने लग जाता है, मतलब कि बुर बुर के गिरता है, या और भी कई चीज़ें पपड़ी बनती, तो वो सारी चीज़ें बनती है प्लास्टर मतलब कि क्यूरिंग की कमी से। क्यूरिंग मतलब
तराई जो होती है, पानी से हम तराई करते हैं तो उसको हम क्यूरिंग बोलते हैं, तो उसकी कमी से ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये क्यूरिंग आपको प्रॉपर 7 दिन तक उसका क्यूरिंग करनी है, उसके बाद ये आगे स्टेप लेना है आपको। ठीक है, अब आपका प्लास्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या है, टाइल लगानी है। जिस भी रेट की टाइल आपका बजट है तो आप बाज़ार से जा कर के वो टाइल्स आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, और एक अच्छे टाइल्स लगाने वाले को आप हायर कर सकते हैं, अगर उस वेंडर उससे कॉन्ट्रैक्टर के पास है तो आप उससे भी करवा सकते हैं। उसके बाद टाइल लगने के बाद आपका क्या है कि पेंट पुट्टी का काम हो गया। ठीक है, पेंट पुट्टी में भी आप किसी अच्छे मतलब कि पेंट करने वाले को हायर कीजिए, ताकि और उसका एक बार काम जरूर, चाहे कि आप किसी भी पार्टी को दोस्तों हायर कर रहे हो तो एक बार उसका काम जरूर चेक करो, उसको काम करते हो कितना टाइम हो गया है। ऐसा ना हो कोई अनस्किल्ड आदमी आपको मिल जाए और बाद में पूरी ज़िंदगी आपको पूरा जब तक मकान है जब तक आपको फिर रोना पड़े, क्योंकि फिर जो गलत काम हो जाता है ना तो फिर आपकी आंखों के आगे रड़कता है कि हमारा पैसा भी लगा और हमारा काम ठीक नहीं हुआ। तो कोई भी काम किसी भी वेंडर को देने से पहले आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि उसको काम करने कितना एक्सपीरियंस है, उसका काम में फिनिशिंग कितनी है। रेट का भी एक बार जो भी है कोटेशन वगैरह 1 या 2 से ज़रूर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर में बचत भी करेंगी, और आपको बाद में अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, मैं आपको सच बताऊँ तो। पेंट पुट्टी के लिए भी किसी अच्छे वेंडर को हायर कीजिए और उसका काम एक बार जरूर चेक कीजिए, और उसके बाद लास्ट में आपका आता है दोस्तों वुड वगैरह, उसमें आपके दरवाजे वगैरह होगी, उसकी फिटिंग हार्डवेयर वगैरह मोटा मोटा, तो ये चीज़ें हैं। तो इन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा मोटा मोटा, मैंने इसमें डिटेल किया है, और जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली थी वो भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आशा करता हूँ दोस्तों को आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।